अच्छा, तो सिख तारीख की जो ये पहलू है ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, मतलब ये असली नहीं है, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है, ऐसे पता नहीं मतलब कौन सा काला जादू टाइप कुछ हो रहा है। इट्स वेरी वेरी ऑफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स में। ये वीडियो मेरी सिक्स सीरीज का एक हिस्सा है और इसकी बाकी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे भी जा सकते हैं और मैं इस वीडियो के एंड पे भी उन्हें लिंक कर दूंगी। ठीक है, तो अभी तक हम कहानी में यहाँ पहुंचे हैं कि रंजीत सिंह जो है वो लाहौर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों के ऊपर कब्जा कर चुका है। रंजीत सिंह की हुक्मरानी चल रही थी, ठीक है। लेकिन जून 27, 1839 में रंजीत सिंह की मौत वाक़या हो जाती है और उसके बाद जो उसने रियासत खड़ी की होती है इतनी बड़ी, उसका एक बुरा सा हाल हो जाता है। और अगर आप देखें कि रंजीत सिंह के जो जानशीन थे वो इतने ज्यादा थे और इतनी मजबूत लड़ियां थी उसकी आगे कि उनको देख के आपको कोई फिक्र ना होती कि नहीं भाई ये रियासत मजबूत हाथों में है, बहुत ज्यादा लोग हैं इसको संभालने के लिए। रंजीत सिंह के तकरीबन 7 बेटे और इसके साथ काफी पोते भी थे जो कि आगे उनके तख्त को संभाल सकते थे। तो जबकि देखने में इनका नस्ब बिल्कुल मजबूत नजर आता था, हालात और वाकयात कुछ ऐसे हो जाते हैं, एक एक करके उन सबकी मौत वाक़या होना शुरू हो जाती है और बहुत अजीब अजीब किस्म के किस्से कहानियां भी हमारे सामने आते हैं। और आज की वीडियो इसी बारे में कि रंजीत सिंह की मौत वाक़या होने के कुछ अरसे बाद ही जो इनकी पूरी रियासत थी वो किस तरह इतनी कमजोर हो गई। अब इस दौर में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देने की जरूरत है कि अंग्रेज काफी हद तक बड़े सगीर के ऊपर कब्जा कर चुके थे और उनकी नजरें बहुत देर से अब पंजाब और इसकी इर्द गिर्द की जो सारे एरियाज थे इनके ऊपर डटी हुई थी। रंजीत सिंह की बादशाही के दौरान ही अंग्रेजों ने अपनी रियासत की हदूद दरिया सतलज तक ले आए थे, तो मतलब वो काफी करीब आ बैठे थे रंजीत सिंह के भी, उन्हीं की जिंदगी के दौरान भी। अब रंजीत सिंह के दौर में अंग्रेज खासा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि रंजीत सिंह खुद एक बहुत मजबूत और बहुत होशियार लीडर थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया 1839 में उनकी मौत वाक़या हो जाती है और उसके बाद उनके जानशीनों के हाथों उनकी पूरी की पूरी रियासत एकदम बिखर के रह जाती है। हम अपनी कहानी का आगाज करते हैं रंजीत सिंह के सबसे बड़े बेटे और उनके पहले वारिस जो के थे खड़क सिंह। जब रंजीत सिंह की मौत वाक़या होती है तो खड़क सिंह की उम्र उस जमाने में 37 ईयर्स होती है और खड़क सिंह एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में बहुत सारे तारीखदान और उस जमाने के बहुत सारे लोग बहुत अच्छी राय नहीं रखते थे। एक तारीखदान है खुशवंत सिंह, वो खड़क सिंह के बारे में ये कहते हैं, मैं आपको अंग्रेजी में उसका टेक्स्ट दिखाऊंगी स्क्रीन पे, मैं आपको उर्दू में साथ साथ बताती हूँ। वो कहते हैं कि रंजीत सिंह के बेटों में से ये सबसे कम काबिलियत वाले थे। इन्होंने अपने बाप से विरासत में उनकी सादा शक्ल और बुरी आदतों के अलावा कुछ नहीं लिया था, खसूसन इनका मुख्तलिफ नशों और शराब के लिए प्यार। अब उस जमाने के लोग भी खड़क सिंह के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखते थे। जो उनके खानदानी डॉक्टर थे, डॉक्टर मार्टिन, वो उस जमाने में खड़क सिंह के बारे में ये लिखते हैं, एक बेवकूफ होने के अलावा ये अपने बाप से बढ़ के नशे करते थे। रंजीत सिंह भी उस जमाने में शराब पीता होगा, कुछ नशे वगैरह करता होगा, लेकिन किसी हद हदूद में करता होगा। उसको पता होगा कि मैं कहाँ तक करके रियासत को चला भी सकता हूँ। लेकिन खड़क सिंह के बारे में लोगों का ये कहना था कि वो हर वक्त नशे की हालत में ही रहते थे और खासे अक्लमंद और होशियार बिल्कुल भी नहीं थे। और इस चीज का ब्लेम अक्सर उनकी परवरिश के ऊपर दिया जाता था। कहा जाता था कि खड़क सिंह की परवरिश नौकरों के हाथों में हुई और वो जो कहते थे, जो मांगते थे, उनको हर चीज मिलती थी। तो वो कभी भी कोई पर्सनैलिटी बना ही नहीं सके, उनमें कभी भी वो कुव्वतें पैदा नहीं हुई जिनसे वो खुद कोई डिसीजन लेते हैं, जिनसे उनमें किसी हुक्मरान वाली कोई रमक नजर आती। और एक और हिस्टोरियन है पीटर बैंस के नाम से, इनका नाम बड़ा मिसलीडिंग है बिकॉज मुझे बाद में पता चला कि ये भी एक्चुअली एक सिख है, बट इनका नाम पीटर बैंस है और इंग्लैंड में रहते हैं शायद। उनके नजरिए में खड़क सिंह एक ऐसा इंसान था जो कि पढ़ने लिखने में, लिटरेचर में, इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रखता था, ना कि रियासत चलाने में और इसके जो डे टू डे काम है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जगह। लेकिन इन सारे तारीखदानों का इस बात पे नजरिया मुत्तफिक है कि खड़क सिंह कोई बहुत अच्छा हुक्मरान नहीं था, क्योंकि ना तो उसके अंदर अपनी बाप की होशियारी थी, ना वो अपनी फौज को संभाल पाए और ना वो कोर्ट की पॉलिटिक्स को समझ पाए। और इस वजह से खड़क सिंह एक किस्म की कठपुतली बन के रह गया। वो लोगों के हाथों में, लोगों की बातों में आ जाता था और उस हिसाब से चलता था। और सबसे ज्यादा ये जिस इंसान की बातों में आता था उस इंसान का नाम था चैत सिंह बाजवा। आप ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये किरदार कहानी में आगे भी आता है। कहते हैं कि चैत सिंह बाजवा था जो कि खड़क सिंह के दौर में असल में रियासत चला रहा था और खड़क सिंह का अपनी कोई से नहीं थी, अपने हिसाब से वो कुछ भी नहीं करता था, इसके पीछे लगा हुआ था एक किस्म का। लेकिन अब कोर्ट पॉलिटिक्स में कभी भी कोई एक इंसान नहीं होता जो सब कुछ डिक्टेट कर रहा होता है। एक और आदमी था, ये आदमी बहुत जरूरी है और ये तो कहानी में बार बार आएगा। उसका नाम था ध्यान सिंह डोगरा। अब ये आदमी भी पावर चाहता था, इसको भी तख्त
और तख्त के साथ जो आने वाली ताकत थी वो चाहिए थी। तो ये एक प्लान बनाता है कि खड़क सिंह के खिलाफ इसको कोई आदमी चाहिए जिसको ये डिक्टेट करे, जो कि चैत सिंह बाजवा के कंट्रोल में से निकल सके। तो ये सोचता है कि खड़क सिंह के बेटे से बेहतर और कौन। खड़क सिंह का बेटा नौनिहाल सिंह पिक्चर में सामने आता है। नौनिहाल सिंह के बारे में तारीख दानों का और उस दौर के लोगों का खड़क सिंह से बिल्कुल उल्टा नजरिया है। वो ये कहते हैं कि नौनिहाल सिंह वो सब कुछ था जो उसका बाप नहीं था। कहते हैं कि फौज के लिए एक अच्छा लीडर था, वो डिप्लोमेसी, कोर्ट की डिप्लोमेसी को भी अच्छे से समझता था और साथ ही साथ उसको हालातों वाक़यात अपनी रियासत के नजर आ रहे थे। उसे नजर आ रहा था कि उसका बाप इस रियासत को एक तरह से डुबो रहा है। वो देखता था कि कैसे उसका बाप चैत सिंह के हाथों में खेल रहा है और किस तरह जो अंग्रेज हैं वो भी इस पे दबाव डाले रख रहे हैं और इसको अपनी बातें मनवा रहे हैं इससे, जो कि इसको शायद नहीं माननी चाहिए क्योंकि अभी सिख रियासत इतनी कमजोर रियासत नहीं थी, काफी ताकतवर थी और काफी बड़ी थी ये। तो काफी ज्यादा लोगों का ये ख्याल था उस दौर में भी कि अगर खड़क सिंह रास्ते से निकल जाए तो नौनिहाल सिंह शायद एक बहुत बहुत बेहतर बादशाह साबित हो और शायद ये एक सिख रियासत को बचा सके क्योंकि इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज थी। तो देहान सिंह डोगरा आहिस्ता आहिस्ता अपने इस प्लान को लेके आगे बढ़ता है और वो नौनिहाल सिंह को एक किस्म का ना ब्रेन वॉश करना शुरू करता है और इस हद तक कर देता है कि उसके और उसके बाप के बीच में बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं। वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। इस हद तक मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं कि मर्डर्स तक बात पहुंच जाती है। अब इस टाइम तक सिख कोर्ट के अंदर कत्लो गारत और किसी न किसी का मर जाना एकदम आम सी चीज बनना शुरू हो जाती है इस दौर तक। और सबसे हिला देने वाला मर्डर होता है चैत सिंह बाजवा का, वही आदमी जो खड़क सिंह को कंट्रोल करता था। तो कहानी कुछ ऐसे जाती है, आधी रात को देहान सिंह डोगरा साथ में कुछ सिपाही लेके और नौनिहाल सिंह भी उनके साथ आता है। ये जा पहुंचते हैं ख्वाबगाह। अब ख्वाबगाह जाहिर बात है वो कमरा जहाँ पे बादशाह यानी कि खड़क सिंह सोता था। अब वहाँ पे चैत सिंह बाजवा भी मौजूद था और वो भी वहीं सो रहा था आज रात। तो कहते हैं कि वहाँ पे उन्होंने चैत सिंह डोगरा को खड़क सिंह के सामने बहुत बुरी तरह मारा। जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा इंग्लिश में लिखा हुआ था कि उसे डिसएम्बावल कर दिया और इसका मतलब, एक सेकंड बताने लग गई ना, और इसका मतलब ये है कि किसी को काट के खोल देना और उसके अंदर जो उसके जिस्म के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको बाहर निकाल देना। इतनी बुरी तरीके से उसको मारा गया। खड़क सिंह अपने दोस्त की जिंदगी के लिए भीख मांगता रहा लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और चैत सिंह बाजवा जाहिरी बात है मर गया और बहुत बुरी तरह मारा गया उसको। अब इसके बाद खड़क सिंह को ये बात समझ लग गई कि मेरा दौर खत्म था। वो अभी भी महाराजा ऑफिशियली ऐसे नहीं था कि उसका टाइटल ले लिया गया उससे, वो महाराजा था लेकिन अब वो एक कोने में लग गया था और उसे ये समझ लग गई थी कि पूरे कोर्ट में मेरे साथ तो खासा कोई भी नहीं है और उसकी हरकतें भी ऐसी नहीं थी कि कोई उसका साथ देता, ठीक है, क्योंकि वो रियासत को एक तरह से वाकई में डुबो रहा था। तो वो ऐसा करता है कि वो वापस चले जाते हैं अपनी जागीर पे और नौनिहाल सिंह उसकी जगह हुक्मरानी संभालता है। महाराजा का टाइटल उसके पास ही होता है, खड़क सिंह के पास, लेकिन नौनिहाल सिंह होता है अब जो कि हुक्मरानी कर रहा होता है देहान सिंह डोगरा के साथ साथ। अब नौनिहाल सिंह के आते ही चीजें थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नौनिहाल सिंह आते ही अंग्रेजों से और उनके जो डिप्लोमेट्स आ रहे होते हैं इनकी रियासत में, उनको बहुत अच्छे तरीके से डील करता है और उनको थोड़ा सा पीछे हटाता है कि भाई थोड़ा ईजी हो जाओ, अभी कोई सीन नहीं है कि तुम लोग ले लो ये रियासत। इसके साथ ही वो अपने एक पुराने दुश्मन जिनका नाम था द मंडीज, उनको हरा देता है और उनसे जो नमक की कानें होती हैं वो वापस ले लेता है और ये काफी जरूरी होता है रियासत के लिए क्योंकि इससे काफी पैसा जनरेट होता था। तो अब एकदम देखने में लोगों को लगना शुरू हो जाता है कि हाँ, मतलब अब रंजीत सिंह की जो लेगेसी थी, उसकी जो रियासत थी, अब फाइनली वो किसी ठीक हाथों में आई है और अब ये संभाल सकेगा इस रियासत को। ये तख्त पे सही आदमी बैठा है अब ना, जो कि ऑफिशियली अभी तक तख्त पे नहीं बैठा बाय द वे, ओके। अब कहा जाता है कि नौनिहाल सिंह शुरू के कुछ कामयाबियों के बाद एकदम थोड़ा शोखा सा हो जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि मैं पता नहीं मतलब क्या चीज हूँ। तो एक और अजीबोगरीब वाकया सामने आता है और ज्यादा अजीब ये है कि कितना एक दम होता है ये सब कुछ, मतलब एक दम बस। अब 5 नवंबर 1840 में खड़क सिंह की मौत वाक़ई हो जाती है। उसकी मौत एक नेचुरल डेथ होती है। कहते हैं कि उसने पी के अपने आप को काइंड ऑफ मार लिया, ठीक है। अब जब खड़क सिंह की मौत वाक़ई हो गई तो नौनिहाल सिंह वाकई अगला वारिस था। तो अब उसको जाता है महाराजा का टाइटल, लेकिन वो अपने बाप के जनाजे से वापस आ ही रहे होते हैं और वो लाहौर में दाखिल हो रहे होते हैं। तो लाहौर के काफ़ी मुख्तलिफ गेट्स हैं, ठीक है, ओल्ड लाहौर जो अब है। तो उनमें से एक गेट है
रोशनी गेट। तो कहते हैं कि जब नौनिहाल सिंह, उसके साथ जो सिपाही होते हैं, ध्यान सिंह डोगरा भी होता है उसके साथ, ये सारे लोग रोशनी गेट से वापस जा रहे होते हैं लाहौर के अंदर। अभी अभी वो आ रहे हैं जनाजे से वापस, ठीक है। तो रोशनी गेट पूरा का पूरा गिर जाता है उनके ऊपर। और अब कहते हैं कि जो बाकी लोग थे, ध्यान सिंह डोगरा, इन्हें भी चोटें लगती हैं, लेकिन नौनिहाल सिंह तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आती है हमें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नौनिहाल सिंह की मौत उसी वक्त वाक़ई हो गई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो अगले 2-3 दिन तक जिंदा था। और इस कंफ्यूजन की वजह असल में ध्यान सिंह डोगरा है, क्योंकि ध्यान सिंह डोगरा ये सारा वाकया होते ही वो नौनिहाल सिंह को ले जाता है वापस किले में, और वो उसको उसके कमरे में बंद कर देता है, ठीक है। किसी को इजाजत नहीं होती कि वो नौनिहाल सिंह को देख सके या उसे मिल सके। यहाँ तक कि नौनिहाल सिंह की जो माँ होती है उसको भी ये इजाजत नहीं मिलती कि वो अपने बेटे को देख ले, तमारदारी कर ले, या कुछ। लोग कहते हैं कि अगर वो इस पॉइंट तक ऑलरेडी मर चुका था तो ध्यान सिंह डोगरा ने शायद ये इसलिए किया कि अगर ये बात रहेगी कि ठीक है उसको चोट लगी हुई है लेकिन वो जिंदा है, आराम कर रहा है, तो जो इतने ज्यादा और जो लोग साजिशें कर रहे हैं, कोर्ट में तख्त लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब लोगों की साजिशें सामने आने से पहले थोड़ा वक्त मिल जाएगा ध्यान सिंह डोगरा को कि ये अपनी पसंद का आदमी सामने ले आए। इस पॉइंट तक रंजीत सिंह के 2 जानशीन, 2 वारिस मर चुके हैं, ठीक है, और बहुत अजीब गरीब तरीके से मरे उनमें से एक तो, ठीक है। और कोर्ट में अभी ध्यान सिंह डोगरा जो कि प्राइम मिनिस्टर बन चुके होता है, उससे ज्यादा ताकतवर इंसान कोई भी नहीं है, और इस बात से ध्यान सिंह डोगरा अच्छी तरह वाकिफ था। तो इसकी इस हरकत की थोड़ी सी समझ लगती भी है कि इसे नौनिहाल सिंह की मौत को अगले कुछ हफ्तों के लिए भी छुपाया, क्योंकि देखिए अंग्रेज बिल्कुल सतलुज के पास बैठे थे और भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ बैरूनी और अंदरूनी साजिशें थी जिनका उनको डर था कि इससे रियासत पूरी न टूट जाए। तो वो नौनिहाल सिंह की मौत को छुपाता है और साथ ही साथ वो बटाला अपना एक आदमी भेजता है शेर सिंह के लिए एक पैगाम लेके। अब शेर सिंह था रंजीत सिंह का तीसरा बेटा। ध्यान सिंह डोगरा बेसिकली उसको बुलाता है कि तुम लाहौर आओ और अपने तख्त पे आके बैठो, इससे पहले कि कोई ना कोई और मसला सामने आ जाए। लेकिन मसला सामने आता है और यहाँ एक ऐसा कैंडिडेट सामने आता है तख्त के लिए जिसके बारे में शायद कोई भी नहीं सोच रहा था उस दौर में भी, और बड़ी हैरानकुन बात थी कि ये सामने आया, और वो थी रानी चांद कौर। कौन थी ये महारानी चांद कौर, है ना? ये थी खड़क सिंह की बीवी और नौनिहाल सिंह की माँ। अब अजीब सी बात लगती है कि इस आदमियों की पॉलिटिक्स और इस आदमियों की दुनिया के अंदर ये औरत सामने आती है और कहती है कि मैं हूँ अगली वारिस इस तख्त की, क्योंकि मेरे से पहले मेरा बेटा और उससे पहले मेरा मियाँ थे इसके वारिस। और ये जो चांद कौर है ये सब कुछ इसलिए कर पाती हैं क्योंकि ये एक बहुत मजबूत खानदान से ताल्लुक रखती हैं। इनकी मिसल होती है संधि वालिया। अब हुआ ये था असल में कि चांद कौर को, महारानी चांद कौर को ध्यान सिंह डोगरा का प्लान पता चल गया था, क्योंकि जब ध्यान सिंह डोगरा का बंदा बटाला के रास्ते में होता है तो वहां पे इसी के कुछ कजन्स संधवालियाज में से उस बंदे को रोक लेते हैं और उससे वो खत लेके पढ़ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये ध्यान सिंह डोगरा का प्लान है शेर सिंह को अगला हुक्मरान बनाना। और जैसे उसको ये पता चलता है तो वो सोचती है कि बिल्कुल कोई सीन नहीं है कि वो बनेगा, मैं बनूंगी महारानी। ठीक है। और चांद कौर एक बहुत दिलचस्प किरदार होती है क्योंकि वो वाकई में काफी मजबूत औरत होती है और काफी समझदार भी होती है। तो वो अपने कजन्स और अपने फैमिली जो कि होते हैं संधेवालियाज, उनकी मदद से वो बन जाती महारानी। एक्चुअली उसे कोई रोक नहीं सकता और वो अपने लिए लकब लेती है मलिकाए मुकद्दस का। अब ध्यान सिंह डोगरा का तो प्लान एकदम फेल हो रहा होता है और उसको होता है कि ये क्या हो गया, मतलब ये तो मेरे हाथों में भी नहीं है, मैंने तो शेर सिंह को ला के, जाहिर बात है उसने अपनी पावर रखनी थी ना। तो अब वो बहुत कोशिश करता है कि वो मुख्तलिफ प्लान्स बनाए। वो महारानी चांद कौर को कहता है कि यू नो व्हाट, आप ऐसा करें, आप शेर सिंह से शादी कर लें, ठीक है। और इस तरह, क्योंकि वो अब शेर सिंह क्या है, शेर सिंह उसका देवर है किस्म का, तो वो कह रहे हैं कि आप इससे शादी कर लें और इस तरह आप दोनों की जो है क्या कहते हैं लड़ियां मिल जाएंगी और फिर तो आप लोगों की जो हुक्मरानी है उसको कोई सवाल नहीं कर सकेगा, तो आप लोग इस तरह हुक्मरानी कर लें। कहते हैं कि महारानी चांद कौर उसके इस आइडिया पे हंसी थी और उसको बुरी तरह मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं। वो एक्चुअली कहती है कि मैं खुद हुक्मरानी कर सकती हूँ अकेले, मुझे किसी की जरूरत नहीं है मेरे साथ। अब इसके बाद हम वापस आते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में ये चल रहा है रंजीत सिंह के कोर्ट में, लाहौर में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम मुड़ के वापस जाते हैं एक बैरूनी कुव्वत के ऊपर जो कि थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। वो वहीं खड़े हैं सतलुज पे और वो तैयार हैं कि हमें बस मौका मिले हम ये ले लें, ठीक है, पूरी की पूरी रियासत। तो
अब महारानी चांद कौर ये सोचती है कि ठीक है, मुझे अब क्योंकि ध्यान सिंह डोगरा की बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है कोर्ट में, तो महारानी को थोड़ी मुश्किल दरपेश आ रही होती है अपने लिए सपोर्ट लेने में। तो वो ये सोचती है कि अगर मैं अंग्रेजों से बात करूं और अगर अंग्रेज मुझे तस्लीम कर लें इस रियासत की हुक्मरान, तो फिर तो उन लोगों को भी तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि उस दौर तक अंग्रेज अब एक बड़ी कुव्वत बनना शुरू हो गए थे बरे सगीर में। तो ये प्लान बनाती महारानी चांद कौर अपने तख्त को मजबूत करने के लिए, अपनी हुक्मरानी को मजबूत करने के लिए। लेकिन ये प्लान बैकफायर कर जाता है, क्योंकि होता यह है कि जैसे कि मैंने कहा, पहली बात, अंग्रेज ऑलरेडी खुद भी प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने इस रियासत को लेना है, ठीक है। और दूसरी बात, अंग्रेज जो हैं वो इस महारानी चांद कौर, जिसको वो नहीं जानते और जो कि उनके लिए एक अनजाना सा किरदार है, जो कि कुछ भी कर सकती है, ठीक है, उनको नहीं पता कि ये कैसी है और ये क्या करेगी, उसकी निस्बत अंग्रेज प्रेफर करते थे शेर सिंह को, क्योंकि उसको वो अच्छी तरह जानते थे और एक तरह से पसंद भी करते थे। और कहा जाता है उसकी शख्सियत थी काफी करिश्मेटिक, और अंग्रेजों को उसका आइडिया था कि वो किस किस्म का हुक्मरान होगा। तो अंग्रेजों के लिए ज्यादा सेफ बेट था शेर सिंह, और महारानी चांद कौर एक लाइबिलिटी थी कि पता नहीं भाई ये क्या निकलेगी, कैसी निकलेगी। तो अंग्रेज उससे थोड़ा कतरा रहे थे। अब महारानी चांद कौर का प्लान भी जब बैकफायर कर जाता है और अंग्रेज उसको सपोर्ट नहीं देते, तो महारानी थोड़ी घबरा जाती है कि वो अब मैं क्या करूं, क्योंकि ना कोर्ट में सपोर्ट मिल रहा है, ना अंग्रेज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर वो कोशिश करती है कि वो आर्मी का, अपनी जो फौज है सिख फौज, उसका सपोर्ट ले, लेकिन सिख फौज भी उसको सपोर्ट नहीं देती। तो वो कोशिश करती है कि वो उनको थोड़े से पैसे लगाए, रिश्वत दे और इस तरह सपोर्ट ले ले। ये चीज भी बैकफायर कर जाती है, लोगों को ये चीज भी बहुत बुरी लगती है और वो इस हद तक अनपॉपुलर हो जाती है कि तकरीबन 1.5 मंथ उसकी हुक्मरानी चली होती है और इसके बाद वो खुद तख्त दे देती है शेर सिंह को और साइड पे हट जाती है, क्योंकि उसे समझ लग गई होती है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है और इन पॉलिटिकल गेम्स में वो जीत नहीं पाती। अब हालांकि चांद कौर साइड पे हो जाती है, शेर सिंह को तख्त दे देती है, लेकिन फिर भी चांद कौर को ध्यान सिंह डोगरा और बाकी लोग खतरे की तरह ही देखते हैं, क्योंकि वो होती तो काफी ताकतवर है, वो होती काफी समझदार है और साथ ही साथ उसका खानदान भी बहुत ताकतवर होता है, सांधावालिया। तो वो उसको ऐसे सुकून से साइड पे बैठने नहीं दे सकते थे। तो एक दिन पता चलता है कि उसी की काम वाली ने उसको मार दिया और कोई खासी वजह नहीं होती। वो कहते हैं कि बस इसको गुस्सा आया और इसने गुस्से में आके महारानी चांद कौर का कत्ल कर डाला और बस इस तरह महारानी चांद कौर और उसके साथ जो खतरा नजर आ रहा था काफी लोगों को, वो एकदम खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये सिख खानदान जो है, ये सिख रियासत जो थी, इसके अंदर अब इतनी ज्यादा इंटर मैरिज हुई थी, इसके अंदर इतने ज्यादा मुख्तलिफ खानदान आपस में मिले हुए थे। इस चीज को अब याद रखिएगा, क्योंकि ये कहानी में आगे एक अहम किरदार प्ले करती है। महारानी चांद कौर की जो मौत है वो कहानी में आगे जाके एक अहम किरदार प्ले करती है। तो अब हमारे सामने आता है चौथा वारिस तख्त का, जो कि था शेर सिंह। अब शेर सिंह जो है ना, ये भी एक बहुत पसंद किया जाने वाला किरदार था। जो सिख फौज थी उसको भी ये इंसान बहुत पसंद था और जो आम लोग थे उनको भी शेर सिंह काफी पसंद था। अब एक तारीख दान है खुशवंत सिंह, और वो शेर सिंह के बारे में ये कहते हैं, ना सिर्फ वो खूबसूरत था बल्कि बहुत तमीजदार भी था। वो बताते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ख्याल करते हुए तैयार होता था। ये बहुत महंगे परफ्यूम्स यूज करता था और ये अपनी मूछों को और दाढ़ी को सेट करने के लिए भी कुछ वैक्स टाइप कुछ यूज करता था। मूछों और दाढ़ी के बीच में से मांग निकालते थे और ऊपर की तरफ अपने कानों की तरफ उसको सेट करते थे। इसको अच्छा खाना पसंद था, फ्रेंच वाइन पसंद थी, इसको औरतें पसंद थी और औरतों को ये पसंद था। ये अंग्रेजों को भी एडमायर करता था और साथ ही साथ अंग्रेज जो थे ये किसी भी और वारिस की निस्बत इसको तरजीह देते थे। तो 27 जनवरी 1841 में शेर सिंह बन जाता है महाराजा शेर सिंह और आगे इसका बेटा प्रताप सिंह बन जाता है अगला वारिस और फिर से ध्यान सिंह डोगरा बन जाता है चीफ मिनिस्टर। और अब वापस से वो सिक्योरिटी और वो सुकून रियासत में वापस आना शुरू हो जाता है, जिनसे लोगों को लगता है कि ठीक है अब हमारे हालात शायद ठीक हैं, एक अच्छा हुक्मरान आ गया जिसके आगे भी एक वारिस है, तो हमारी नस्ब भी मजबूत है, सब कुछ ठीक जाएगा। और शेर सिंह जैसे मैंने बताया फौज से लेके आम लोगों सबको काफी पसंद होता है और इसकी पर्सनैलिटी होती है काफी अच्छी। लेकिन शेर सिंह को तख्त पे बैठते ही ये एहसास होता है कि जो तोशा खाना है वो तो मुकम्मल तौर पे खाली हो चुका है, उनके पास कोई पैसे ही नहीं है। और दूसरी तरफ एक और चीज सामने आती है कि जहाँ शेर सिंह वाकई एक बहुत अच्छा मिलिट्री लीडर बनता है, ठीक है, फौज को अच्छे से लीड करता है, लेकिन वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनता, क्योंकि रियासत को चलाने के लिए आपको मुख्तलिफ चीजें आने की जरूरत है, ठीक है, जिनमें से एडमिनिस्ट्रेशन शायद सबसे जरूरी है। और उस मामले में शेर सिंह थोड़ा लैक करता था और इस चीज का फायदा
एकदम कोर्ट में सारे कोर्टियर्स जो होते हैं, जो सारे मुख्तलिफ अफसर होते हैं, वो सब इस चीज का फायदा उठाते हैं और करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी ठीक से उसको मैनेज नहीं कर रहा होता ना। अब साथ ही साथ अब अंग्रेज इस पे प्रेशर डालना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि वो शुरू से पंजाब और इसकी रियासत के ऊपर नजर रखे बैठे हुए थे और अब उस पर अंग्रेजों का भी बैरूनी प्रेशर है। उसकी कोर्ट में उसकी जो दिन के सारे काम है उनमें बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है। तोशा खाना में पैसे कोई है नहीं तो वो फौज को भी पैसे नहीं दे पा रहा, जिस वजह से फौज भी जो शुरू में उसको इतना सपोर्ट करती थी वो भी थोड़ा पीछे हटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको अपनी तनख्वाह ही नहीं मिल रही। तो हालात कुछ इस किस्म के जा रहे होते हैं। फिर एक दिन शेर सिंह अपने बेटे के साथ शाह बिलावल की बारादरी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, शेर सिंह, उनका बेटा प्रताप सिंह और इसके साथ साथ कुछ और लोग जिनके अंदर सांधावालिया जो होते हैं उनमें से भी कुछ लोग होते हैं, खसूसन एक आदमी जिसका नाम था अजित सिंह। अब अपनी हुक्मरानी के दौरान शेर सिंह की एक्चुअली इनसे काफी बनना शुरू हो जाती है, इनकी दोस्ती सी हो जाती है। तो ये सारे प्लान बनाते हैं कि ठीक है शाह बिलावल की बारादरी से होके आते हैं, वहां जाते हैं सब। अब यहाँ आपको वो चीज याद रखनी थी। तो अब ये सांधावालिया जिनके साथ शेर सिंह की दोस्ती सी हो जाती है, ये लोग कौन थे आपको याद है? सांधावालिया वही मिसल थी जिनसे महारानी चांद कौर ताल्लुक रखती थी और वो ही थी शेर सिंह से पहले इस तख्त की वारिस। और जैसे कि आपको याद होगा उनका भी कत्ल हुआ होता है। तो अभी जो सांधावालिया होते हैं ये लोग ये चीज नहीं भूलते। कहते हैं कि ये लोग बारादरी में थे और ये लोग मुख्तलिफ बंदूकों की इंस्पेक्शन कर रहे थे और जो अजित सिंह है उसने एक बंदूक पकड़ी और उसने डायरेक्टली उसको पॉइंट किया शेर सिंह की तरफ। ठीक है, और उसने शूट कर दिया शेर सिंह को। शेर सिंह के आखिरी अल्फाज ये थे कि ए की दगा, यानी कि ये क्या धोखा। तो अब यहाँ पे सांधावालिया जो है वो सिर्फ शेर सिंह को ही नहीं मारते, साथ ही साथ वो उसके बेटे प्रताप सिंह को भी मार डालते हैं। और यहाँ इस बारादरी में साथ ध्यान सिंह डोगरा भी आया होता है और वो सोचते हैं काम पूरा ही खत्म करते हैं और ध्यान सिंह डोगरा को भी मार डालते हैं क्योंकि उनके दिमाग में सबसे बड़ा जो उस महारानी चांद कौर के कत्ल का सबसे बड़ा जो मुजरिम था शायद वो ध्यान सिंह डोगरा था क्योंकि उसी के सारे प्लान्स थे ये। तो अब एकदम फिर से जो तख्त पे बादशाह बैठा हुआ था वो भी मर गया, उसका आगे जो वारिस था वो भी मर गया, जो सबसे ताकतवर इंसान था कोर्ट में ध्यान सिंह डोगरा वो भी मर गया। तो अब इस पॉइंट पे अगर आप ये नसब देखें उनका तो इतने ज्यादा मुख्तलिफ लोग इस तख्त के लिए मर चुके थे कि एक किस्म का ना केओस सा मच गया था पूरी के पूरी रियासत में। और अब जाके मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो रियासत होती है वो एक ऐसे बंदे के हाथ में आ जाती है, ऐसे शख्स के हाथ में जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होता, और वो होता है रंजीत सिंह का आखिरी बेटा दुलीप सिंह। दुलीप सिंह इस वक्त सिर्फ 5 साल का था जब ये सारा कुछ होता है। अगर आप इसकी नस्ब का वो पूरा देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि और भी बेटे थे रंजीत सिंह के जिनको हुक्मरानी जा सकती थी और शायद वो लोग भी प्लान कर रहे थे कि हम किसी तरह तख्त को छीन लें, लेकिन उनको इस चीज का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि दुलीप सिंह को हुकूमत मिलते ही अंग्रेज जो है वो पिक्चर में वापस आ जाते हैं और इस दफा वो सिर्फ बातचीत करने नहीं आते। ठीक है, तो जो बाकी सारे उम्मीदवार होते हैं तख्त के लिए उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो किसी भी किस्म का प्लान बनाए कुछ कर सकें और तख्त रंजीत सिंह की जो रियासत है इतनी बड़ी वो आ जाती है एक 5 साल के बच्चे के हाथ में, दुलीप सिंह के हाथ में। इसके बारे में और आगे क्या होता है जो कि अगेन मतलब ये कहानी दिलचस्प तर होती चली जाती है, ये मैं आपको बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में जो कि अगले कुछ हफ्तों में आपके सामने आएगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।